नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे। आज के वीडियो में वो सच्चाई है जिसे सुनकर के भारत की 130 करोड़ जनता हैरान हो जाएगी। जिन इतिहास के पन्नों को हमसे छिपाया गया, सच्चाई छिपाती जाती रही। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उससे पहले ही गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का कार्य भारत को स्वतंत्र करवाना था। अब कांग्रेस को समाप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस भारत की बर्बादी का कारण भी बन सकती है। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की ओर ध्यान नहीं दिया और सत्ता के लोभी होने के कारण ऐसा कुछ नहीं किया गया। और वहीं से जो है भारत की हार के कई कारण बनते गए। आज का जो हम वीडियो बताएंगे आपको, इंडिया वाज डिफीटेड बाय चाइना इन 1962 वाई। उस समय चाइना ने 1962 में क्यों हरा दिया और उसका कारण क्या था। तो सबसे पहली चीज़, उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वी.के. कृष्णा मेनन को रक्षा मंत्री बनाया गया, जिसे सेना की ABCD भी नहीं आती थी, वो रक्षा मंत्री बनाया गया। और इसका जो शौक था वो विदेश घूमने का था। तो रक्षा मंत्री होने के बावजूद ये विदेश मंत्री का कार्य ज़्यादा करता था, कभी फ्रांस, कभी ब्रिटेन, कभी अमेरिका, तो अन्य देशों में घूमता था। और एक बार वी.के. कृष्णा मेनन ने पार्लियामेंट में ही ये कहा था कि पाकिस्तान से मेरा समझौता हो चुका है, अब मेरा कोई दुश्मन नहीं है और हमें जो है सेना ख़त्म कर देनी चाहिए। और कई जगह तो जहाँ सेना के हथियार बनते थे, उन फैक्ट्रियों को बंद करवा करके वहाँ कुल्हड़ चाय पीने के लिए बनवाए इन्होंने, कृष्णा मेनन ने। और इनने पार्लियामेंट में ही कहा था। इस बात का सबूत और इनका स्टेटमेंट आज दिन भी पार्लियामेंट में है, उसे देखा जा सकता है। उसमें इन्होंने कहा था कि सेना को ख़त्म कर देना चाहिए, हमारे लिए पुलिस ही काफ़ी है और सेना के लिए जो हम शस्त्र पर खर्च करते हैं उसे कम कर देना चाहिए। और सेना के किसी भी, थल सेना, वायुसेना, किसी भी अध्यक्ष से ये मिलना उचित नहीं समझते थे। तो इसी कारण जो है जनरल K.S. थिमैया ने 1959 में वी.के. कृष्णा मेनन के कारण ही इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उस समय ये 1962 में सेना की हार नहीं थी, ये राजनीतिक सत्ता की हार थी, जिसके लिए वी.के. कृष्णा मेनन और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों लोग जिम्मेदार थे। यदि नेहरू और कृष्णा मेनन ने जनरल थिमैया की बात मान ली होती तो परिणाम कुछ और ही होता। शायद चीन हमला ही नहीं करता या चीन की हार होती। 1959 में जब चीन ने अक्साई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, तो चीन ने मैकमोहन लाइन को भारत चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानने से इनकार कर दिया। तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग मान करके उसने उसे चीन का हिस्सा घोषित कर दिया और तिब्बत से होते हुए भारत सीमा तक हाईवे और उसने सड़कें बना ली थीं। अक्साई क्षेत्र में उसने हाईवे बनाया जो उसने भारत की धरती पर बनाया, और चीन ने पहले कभी इसे विवाद का मुद्दा नहीं बनाया था। उस समय भारत में, पूरे भारत में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए जा रहे थे और हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई की नशे में चूर थे। तो उस समय जनरल थिमैया ने पहले वी.के. कृष्णा मेनन को एप्लीकेशन दी कि सेना का खर्च बढ़ाया जाए और चाइना किसी भी वक्त मेरे ऊपर हमला कर सकता है। उसकी एप्लीकेशन को ही इन्होंने जब खारिज कर दिया तो जनरल थिमैया कोशिश करके पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले जाके, और एक एक गलती बताई उन्होंने कि कहाँ की जा रही है। और उन्होंने वी.के. कृष्णा मेनन की बात को भी बताया कि मैंने किस तरीके से उन्हें एप्लीकेशन दी है और वो सेना की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, किसी भी सेना अध्यक्ष की नहीं सुन रहे हैं और एप्लीकेशन को उन्होंने खारिज कर दिया। तो नेहरू जी कहते हैं कि आपको जनरल आपको जो है वी.के. कृष्णा मेनन से ही पहले बात करनी पड़ेगी, मैं नहीं सुनूंगा आपकी। पूरी बात सुनने के बाद ये जवाब दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और जब पुनः जाकर के एस थिमैया जी
मिले जा करके कृष्णा मेनन से, तो वो कहते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि रक्षा मंत्री के बिना, आप जानते हैं कि क्रम क्या है, पहले आप रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री परमिशन देगा, उसके बाद आप मिल सकते हैं प्रधानमंत्री से, आप प्रधानमंत्री से मिल नहीं सकते और आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, मैं जो कह रहा हूँ उसे फॉलो करिए। तो बीके कृष्णा मेनन किसी की नहीं सुनते थे और नेहरू सदैव बीके कृष्णा जो कहते थे उनकी सुनते थे। तो इस तरीके से जब हताश हो गए तो उन्होंने फिर अपना रिजाइन दे दिया था। उस समय सेना के पास जो है पर्याप्त संसाधन नहीं थे। जनरल थिमैया जी ने अपनी थिमैया एन अमेजिंग लाइफ जो जीवनी है उनकी, उसमें उन्होंने लिखा था कि राजनीतिक नेता अपनी बात जनता के सामने कुछ भी कह करके और अपने आप को सही सिद्ध कर सकते थे, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। वास्तविकता ये थी कि मैं जो है चाइना की जो इच्छा थी और वो मैं भांप चुका था, लेकिन मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं थे। सेना का बजट केवल 305 करोड़ रुपए था। इसके बढ़ाने के लिए हमने उनसे कहा, लेकिन उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं जानता था कि चाइना से युद्ध होगा, इसलिए मैंने 2 युद्धाभ्यास भी करवाए और उस युद्धाभ्यास से ये निश्चित हो गया कि चाइना हम पे हर तरीके से भारी पड़ रहा है, लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने जो है उसका सामना किया और अंत में जब देखा कि हम हार रहे हैं तो 72,000 वर्ग किलोमीटर जगह जो है हमारी चली गई। तब नेहरू जी ने अमेरिका से जाके कहा, अमेरिका ने अपनी कूटनीति का प्रयोग किया। कूटनीति का प्रयोग कर से उसने चाइना से कहा कि अभी युद्ध विराम कर दिया जाए। चाइना ने कहा युद्ध विराम कर दूंगा, लेकिन मैंने जो 72,000 किलोमीटर की जगह जीत ली है आप उसे वापस नहीं कर पाएंगे। और अमेरिका यही चाहता था। अमेरिका ने कभी सिफारिश नहीं की और भारत ने अमेरिका और चाइना दोनों के आगे हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घुटने टेक दिए अपने, और इस तरीके से हमारा वो क्षेत्र चला गया जिसमें आज कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जब हम भारतीय जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तीर्थ वो हमारा, लेकिन वहाँ 60 से 70 हज़ार पर हेड आज चाइना हम पर टैक्स लेता है। तो ये किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और हमारे रक्षा मंत्री बीके कृष्णा मेनन ने। तो बीके उस समय आप देखिए, और 2 विरोध और हुए थे उस समय। सीपीआई जिसमें ज्योति बसु, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये कम्युनिस्ट जो थे ये उन्हीं की भाषा बोलते थे। तो उस समय जब ब्लड दे रही थी यहाँ की जनता सिपाहियों को, जो बहुत ज़रूरी था युद्ध के बाद, उसका भी विरोध कर रहे थे ज्योति बसु और हरे कृष्णन सुरजीत एक कम्युनिस्ट नेता थे। और ये तो ज्योति बसु बाद में जो है पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने विरोध किया था। और कांग्रेस के बाद अगर कोई सबसे पुरानी पार्टी थी तो ये कम्युनिस्ट ही थी। बाद में इनमें भी फूट पड़ गई थी, तो सीपीआई से अलग होके एक सीपीएम पार्टी अलग हो गई, जो आज भी चीन का ही सम्मान करते हैं और वो कम्युनिस्ट धारा के चलते कम्युनल जो है पार्टी ऑफ इंडिया के 2 भाग हो गए थे आगे चल करके। तो जब इसके बाद युद्ध के बाद भी जब उसमें पंडित एक महावीर त्यागी एक सांसद थे, इन्होंने प्रश्न किया था कि ये 72,000 वर्ग किलोमीटर की जगह हमारी चाइना से हमें वापस लेना चाहिए। कई अन्य सांसदों ने भी जब इस पर जवाब मांगा तो नेहरू जी कहते हैं कि भाई उसमें कुछ पैदा नहीं होता था, बंजर थी वो, उसमें बर्फ थी। तो महावीर त्यागी बिल्कुल स्पष्ट वक्ता थे, उन्होंने नेहरू जी से खड़े होकर कहा था कि टोपी उतार करके आप अपनी देखिए, तुम्हारी चांद भी गंजी है, अपना सिर भी काट के चाइना को दे दो। तो उसका नेहरू जी पे कोई जवाब नहीं था। लेकिन ये है 1962 की लड़ाई का सही कारण कि सेना हमारी नहीं आ रही। और डॉक्टर राजीव दीक्षित ने भी कहा है कि सेना को जब वापस भी नेहरू जी ने ले लिया है तो तिब्बत और उनका जो क्षेत्र है वो आप ये ना समझे कि सेना की बजाय वहाँ की जनता ने स्वयं लाठी और जो भी हथियार थे उससे चाइना का मुकाबला किया और उसे जितना क्षेत्र बचा वो बचा पाए। तो सेना की हार नहीं थी, वो राजनीतिक सत्ता की हार थी, जिसका कारण थे बीके कृष्णा मेनन और रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि मात्र 305 करोड़ रुपए का बजट था सेना का और बढ़ाया नहीं गया और सेना को हतोत्साहित किया गया। यही है सच्चाई 1962 के युद्ध की। और उसी के बाद पाकिस्तान के इतने हौसले बुलंद हो गए यहाँ की रणनीति को देख करके कि 1965 में पाकिस्तान जैसे विश्व जैसे देश ने और हमारे ऊपर आक्रमण किया।
तो इस तरीके का कार्यप्रणाली, तो कहते हैं कि वीराने गुलसिता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, और अंजाम गुलसिता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा है। तो जब तक ये उस समय से लेकर के और कई बार जो है सरकारें आईं, सरकारें बनती हैं, ऐसे हेटों की आज ज़रूरत है सरदार पटेलों की। न स्वतंत्रता से पहले ही 1945 में मरा हुआ घोषित कर दिया गया था हमारे नेताजी को, और स्वतंत्रता की 3 साल बाद पटेल जी भी समाप्त हो गए थे। उसके बाद ही ये पोजीशनों का सामना करना पड़ा। आज देश के प्रधानमंत्री अगर उस समय सरदार पटेल होते तो आज देश की स्थिति ये नहीं होती कि 75 साल के बाद भी हम डेवलपिंग हैं। इसका कारण हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय जो थे वो इसके जिम्मेदार हैं। जय हिंद, जय भारत।